हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हमने लास्ट वीडियो में लैंड इज़ फिक्स्ड पढ़ा था। आज हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट के बारे में। इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। देखो इस हेडलाइन का मतलब क्या है। यहाँ पर कहा गया है कि एक्चुअली पूछा गया है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे सेम लैंड पर एक से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो की जा सके। इसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ नीचे दिया गया है। इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर हम पालमपुर गांव की बात करें, पालमपुर गांव में जिस तरीके की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं एंड जिस तरीके की यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, फैसिलिटीज़ जैसे कि इरिगेशन के लिए, लोगों के लिए यहाँ पर अच्छी खासी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ये जो गांव है पालमपुर, अगर इसकी फैसिलिटीज़ को देखा जाए या इन चीज़ों को देखा जाए कि यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, पालमपुर रिजेंबल करता है उत्तर प्रदेश के जो वेस्टर्न पार्ट में गांव है उन गांव से। राइट शायद उत्तर प्रदेश के जो वेस्टर्न पार्ट में गांव हैं वहाँ पर भी ऐसी ही फैसिलिटीज़ हों जैसी पालमपुर में है, इसीलिए यहाँ पर एक कंपेयर या एक रिजेंबलेंस दिखाया गया है। ओके, अब देखो पालमपुर में जितनी भी लैंड है उन सभी लैंड को कल्टीवेट कर लिया गया है। नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल, मतलब कोई भी भूमि, कोई भी ज़मीन आइडल नहीं है। आइडल मतलब बेकार नहीं पड़ी है, सारी की सारी ज़मीन को कल्टीवेबल बना लिया गया है। राइट अब आगे बताया गया है कि यहाँ पर रेनी सीजन में कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती है, विंटर सीजन में कौन सी क्रॉप ग्रो होती है, तो इसको जानिए। और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। और अगर आप 9th क्लास में हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि किस सीज़न में कौन सी क्रॉप्स ग्रो होती है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है किसी भी तरीके से। अब यहाँ पर रेनी सीजन में देखो, रेनी सीजन के ब्रैकेट में इन्होंने खरीफ लिखा है, दैट मीन्स ये होंगी खरीफ क्रॉप्स। ओके, जो क्रॉप्स रेनी सीजन में ग्रो की जाती है उन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। तो फार्मर्स इस टाइम पर रेनी सीजन में क्या ग्रो करते हैं, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ज्वार एंड बाजरा रेनी सीजन में ग्रो की जाती हैं ये क्रॉप्स। और फिर बाद में इनको कैटल फीड के लिए यूज़ किया जाता है। हालांकि ये ज्वार बाजरा इंसान भी खाते हैं, बट इनके जो रेजिड्यू या कुछ भी चीज़ होती है वो कैटल फीड के लिए भी काम आती है, क्योंकि कैटल रियरिंग करते हैं गांव में और इनसे इनको काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, लाइक दूध मिलता है, मीट मिलता है, अदर चीज़ें मिलती हैं। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। अब यहाँ पर ये चीज़ देख रहे हो आप कि यहाँ पर अभी तो हमने रेनी सीजन की बात की, फिर हम विंटर सीजन से पहले अक्टूबर एंड दिसंबर की अगर हम बात करें ना, तो इस टाइम पीरियड में ये लोग एक वेजिटेबल भी ग्रो करते हैं। कौन सी वेजिटेबल? पोटैटो। और पोटैटो ना लगभग 8 से 10 हफ्ते ही लगते हैं इसको ग्रो होने में। इसीलिए इन बिटवीन ये अक्टूबर एंड दिसंबर में पोटैटो की कल्टीवेशन भी कर लेते हैं। फिर आता है विंटर सीजन, और विंटर सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो की जाती है उन्हें हम रबी फसल भी कहते हैं। यहाँ पर इस टाइम पर वीट को ग्रो किया जाता है, वीट, ठीक है। अब वीट को, गेहूं मतलब, इनको प्रोड्यूस करके ये गांव के लोग क्या करते हैं, ये जो फार्मर्स होते हैं ना, कुछ पार्ट तो अपने फैमिली कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं गेहूं में से। जैसे कि गेहूं का जो प्रोडक्शन हुआ उसमें से कुछ हिस्सा तो ऑब्वियसली सी बात है ये अपनी फैमिली कंजम्पशन के लिए रखेंगे कि इनको, इनकी फैमिली के लिए आपूर्ति हो इनकी फैमिली की। और फिर जितना पार्ट इनका बचता है या जो भी पार्ट होता है ये लेकर चलते हैं कि इनको कितना पार्ट बेचना है। उतना पार्ट ये सरप्लस में ले जाकर मार्केट में बेच देते हैं पास के टाउन में। तो यहाँ पर हम पालमपुर की बात करें तो पालमपुर के पास में क्या है, रायगंज है। रायगंज की मार्केट में जाकर ये गेहूं को बेच देते हैं। राइट अब जितनी फसल हमने पढ़ी, इसके अलावा ये लोग शुगर केन को भी ग्रो करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो भूमि है, जो कल्टीवेबल लैंड है, उसमें से कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा ये शुगर केन के लिए छोड़ देते हैं। तो शुगर केन को ये कल्टीवेट करते हैं एंड विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। तो शुगर केन एक ऐसी फसल है जिसे हम ईयरली क्रॉप कह सकते हैं, और ये साल में
हर साल एक ही बार वंस हार्वेस्ट होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे साल में शुगर केन मतलब जो गन्ना है उसकी कटाई बस एक बार होती है हर साल, राइट। शुगर केन को ये या तो रो फॉर्म में यूज़ करते हैं, मतलब रो फॉर्म में शुगर केन को बेच देते हैं, या फिर शुगर केन से जैगरी बनाकर गुड़ बनाकर ये पास के गांव या शहरों के ट्रेडर्स को जाकर बेच देते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर कितने तरीके की क्रॉप्स देखी पालमपुर में, 3 डिफरेंट तरीके की। सो ये जो 3 डिफरेंट तरीके की क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो होती है पालमपुर में, इसका मेन रीज़न क्या है? देखो, इसका मेन रीज़न है कि पालमपुर में ना जो इरिगेशन के सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड है। इरिगेशन के सिस्टम मतलब जो सिंचाई की पद्धति है, जिस तरीके से सिंचाई या इरिगेशन की जाती है, उसके सिस्टम काफ़ी डेवलप्ड हैं। और यहाँ पर पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत जल्दी आ गई थी। अब इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद इसका मेजर इम्पैक्ट गांव में क्या देखने को मिला कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही आई यहाँ पर इरिगेशन के सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो गए। और जब तक यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो लोग कैसे सिंचाई करते थे? तो लोग यहाँ पर ना पर्शियन व्हील्स का यूज़ किया करते थे जब तक गाँव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। तो देखो, मैं पर्शियन व्हील दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये है पर्शियन व्हील, और यहाँ पर ये कुछ टोकरे वगैरह से लगे हुए हैं, और इनको जो फार्मर्स है वो खींचा करते थे, और इनमें से जो पानी है वो ड्रॉ होता था और पूरे फील्ड में सिंचाई हो जाती थी। लेकिन ये जो सिस्टम है ना, ये बहुत स्मॉल फील्ड के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता था। सो लोग जब तक यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी गांव में तो पर्शियन व्हील्स का यूज़ करते थे। तो फार्मर्स ना इस पर्शियन व्हील से ही पानी ड्रॉ किया करते थे, पानी निकाला करते थे, एंड स्मॉल फील्ड्स को इरिगेट किया करते थे। क्योंकि पर्शियन व्हील्स से स्मॉल फील्ड में इरिगेशन हो सकती है, लेकिन लार्ज फील्ड में इससे इरिगेशन नहीं हो सकती। अब जैसे ही यहाँ पर बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी की एक फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल होती है, तो वैसे ही लोगों को पता चलता है कि जो ट्यूबवेल्स है ना वो इलेक्ट्रिसिटी से रन तो होते ही हैं, साथ ही साथ ट्यूबवेल से जो इरिगेशन होती है वो लार्जर लैंड पर हो जाती है, मतलब लार्जर एरियाज ऑफ लैंड पर हो जाती है। जैसे कि पहले तो ये पर्शियन व्हील का यूज़ करते थे, पर्शियन व्हील से स्मॉल फील्ड्स की ही इरिगेशन होती थी। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी होने के बाद लोगों को पता चला कि जो ट्यूबवेल्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, और ट्यूबवेल्स की हेल्प से ये बहुत सारे ज़मीन के एरिया को इरिगेट कर सकते थे, राइट। अब जैसे ही गांव में इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी होती है, सो सरकार ने क्या करा, गवर्नमेंट ने कुछ ट्यूबवेल्स को यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। अब ट्यूबवेल्स इंस्टॉल कर दिया तो ऑब्वियसली सी बात है लोगों को इसके बेनिफिट के बारे में पता लगने लगा। तो फार्मर्स ने जब ट्यूबवेल्स के बेनिफिट्स देखे कि इससे तो लार्जर एरियाज ऑफ लैंड को इरिगेट किया जा रहा है और इनकी फसल भी अच्छी ग्रो हो रही है, क्योंकि फसलों को पानी तो चाहिए, राइट। तो अब फार्मर्स ने क्या करा, उन्होंने अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी यहाँ पर लगा दिए। सो एक तरफ गवर्नमेंट के द्वारा ट्यूबवेल लगाए गए, दूसरी तरफ प्राइवेट ट्यूबवेल्स भी लगे। सो इससे हुआ ये कि बहुत सारा लैंड का एरिया इरिगेट होने लगा। लगभग मिड 1970s की बात करें तो 200 हेक्टेयर का जो एरिया था लैंड का वो इरिगेट होने लगा था बड़े अच्छे तरीके से इन ट्यूबवेल्स की हेल्प से। नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल्स ऑफ इरिगेशन। जिस तरीके से पालमपुर में इरिगेशन का सिस्टम दिखाया गया है, एक हाई लेवल की इरिगेशन दिखाई गई है, या उस गांव को बिल्कुल वेल डेवलप्ड दिखाया गया है, सारे गांव ऐसे के ऐसे नहीं होते जैसा पालमपुर दिखाया गया है। अब यहाँ पर ना 3 रीजन्स की बात की गई है, राइट। एक तो रेवरीन प्लेन्स की बात की गई है, एक कोस्टल रीजन्स की बात की गई है, और एक प्लेट्यू रीजन्स की बात की गई है। सो इन तीनों का डिफरेंस देखो। अगर हम रेवरीन प्लेन्स की बात करें, रेवरीन मतलब रिवर के तट पर, तो जो रेवरीन प्लेन्स है ना वहाँ पर ग्राउंड वाटर अबंडेंट मात्रा में होता है, अच्छी खासी मात्रा में ग्राउंड वाटर होता है, नदी से आ जाता है पानी, या फिर जो कुएं होते हैं वहाँ पर, वहाँ से पानी आ जाता है। सो रेवरीन प्लेन्स में तो इरिगेशन अच्छे से हो जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम कोस्टल रीजन्स की बात करें तो कोस्टल रीजन्स में क्या है ना कि रेनफॉल अच्छी हो जाती है, राइट, एंड यहाँ पर भी पानी के रिसोर्सेज अच्छे खासे मिल जाते हैं। सो कोस्टल रीजन्स में भी इरिगेशन अच्छे तरीके से हो जाती है।
वेयर एज अगर हम प्लेट्यू रीजन की बात करें ना, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू की, यहाँ पर इरिगेशन बहुत ही लो लेवल पर होता है, राइट इसके पीछे रीज़न क्या है? देखो डेक्कन प्लेट्यू, ये जो प्लेट्यू रीजन्स होते हैं ना, यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, प्लस यहाँ पर रेनफॉल भी नहीं होती है उतनी अच्छी मात्रा में। एंड सेकंड, यहाँ पर अगर पानी को ग्राउंड वाटर को निकाला जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है ना आपके माइंड में कि प्लेट्यू रीजन्स में ग्राउंड वाटर भी तो निकाल सकते हैं, बट पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि प्लेट्यू रीजन मतलब ये पठार वाला वो एरिया होता है जिसमें ना ड्रिलिंग करना बहुत मुश्किल है, और अगर ड्रिलिंग करी भी जाए ना तो बहुत एक्सपेंसिव ड्रिलिंग होती है, और पानी मिले ये भी ज़रूरी ही नहीं है ड्रिलिंग के बाद। सो ड्रिलिंग बहुत ही डिफ़िकल्ट एंड एक्सपेंसिव होती है। सो प्लेट्यू रीजन्स में इरिगेशन बहुत लो लेवल पर होती है। अब हमारे देश में जितना एरिया कल्टीवेशन का है उसमें से जो 40% एरिया है उससे 40% या 40% से कम एरिया में ही इरिगेशन होती है आज के टाइम पर। अब जो रिमेनिंग एरियाज़ हैं वो रिमेनिंग एरियाज़ किस पर डिपेंड करते हैं? मतलब अगर हम 40% से अलग एरिया की बात करें, जैसे कि बचा हुआ परसेंट 60 हो गया, सो 60% जो अब एरिया है वो रेनफॉल पर डिपेंड करता है इरिगेशन के लिए। अब 40% में तो इरिगेशन हो जाती है, सिंचाई हो जाती है, लेकिन जो 60% एरिया है वो रेनफॉल पर डिपेंड करता है। सो इसीलिए मॉनसून बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रेनफॉल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट रेनफॉल भी ना एक बैलेंस तरीके से होनी चाहिए, बैलेंस मात्रा में। अगर ज़्यादा रेनफॉल हुई तो फसल खराब हो जाएगी, और कम रेनफॉल हुई तो सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट आ जाएगा, जिससे फिर हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। सो रेनफॉल भी ना एक बैलेंस तरीके से हो तो ही फसलों के लिए बहुत फेवरेबल होती है, राइट। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। टू ग्रो more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping। मल्टीपल क्रॉपिंग का यहाँ पर मतलब बताया गया कि मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, जब एक गिवन लैंड पर पूरे साल में एक से ज़्यादा मतलब दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स को अगर ग्रो किया जाता है सो उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। एक से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा कितना हुआ? दो। सो दो या दो से ज़्यादा अगर किसी एक पर्टिकुलर लैंड पर क्रॉपिंग की जाती है तो उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। मल्टीपल नाम का मतलब क्या होता है? देखो इसका इस वर्ड का मतलब ही होता है दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। So it is the most common way of increasing production on a given piece of land। अब मल्टीपल क्रॉपिंग से फ़ायदा क्या होता है? प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, ऑब्वियसली सी बात है। अब देखो जैसे कि एक गिवन लैंड है, इस पर सिर्फ एक ही फसल उगाई जाएगी साल में, तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन भी एक ही फसल का आएगा। लेकिन जब इसी लैंड पर दो या दो से ज़्यादा फसलें उगा दी जाएंगी तो क्या होगा? दो तीन फसलों का प्रोडक्शन एक साथ आएगा, राइट। इकोनॉमी भी बढ़ेगी। सो मल्टीपल क्रॉपिंग से क्या होता है? इकोनॉमी भी बढ़ती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे इकोनॉमी बढ़ती है। अब अगर हम पालमपुर की बात करें तो पालमपुर में 2 मेन क्रॉप्स तो यहाँ पर ग्रो की ही जाती हैं, और थर्ड क्रॉप कौन सी ग्रो कर दी जाती है? एज पोटैटो, ठीक है। और यहाँ पर ये जो क्रॉपिंग है, 3 जो फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं, पास्ट 15 to 20 ईयर्स से इस मल्टीपल क्रॉपिंग को फॉलो किया जाता है। देखो यहाँ पर जैसे कि वीट, बाजरा, ये तो 2 बड़ी फसल हो ही गई जो अलग अलग सीजन में उगाई जाती हैं, राइट। जैसे कि जो वीट है, हमने क्या पढ़ा था? वीट कौन से सीजन में? विंटर सीजन में, राबी सीजन या राबी क्रॉप जिसे कहते हैं, राइट। और बाजरा हमने कौन सा पढ़ा था? बाजरा जो है वो खरीफ सीजन में उगाया जाता है, मतलब खरीफ फसल होती है ये। और शुगर केन जो ईयरली फसल होती है, यहाँ पर साल में एक बार इसकी कटाई होती है। फिर साथ में ना ये बीच में 2 महीने जो इनके पास होते हैं, अक्टूबर एंड दिसंबर का, इस टाइम पीरियड में ये पोटैटो को भी ग्रो कर लेते हैं। सो मल्टीपल क्रॉपिंग से होता ही ये है कि प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है, प्रोडक्शन भी मल्टीपल हो जाता है, राइट। अब आगे ना आपको यहाँ पर मतलब आगे आप एक ग्राफ देखेंगे, ग्राफ में यहाँ पर ना एक टेबल दी गई है और आपको बताया गया है कि इंडिया का कितना पार्ट जो है कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पर आप ये टेबल देखिए, यहाँ पर ईयर्स बताए गए हैं और यहाँ पर कल्टीवेबल एरिया है, और यहाँ पर हेक्टेयर में, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि हेक्टेयर में लैंड को स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट है ये हेक्टेयर लैंड को यूनिट मेजर करने की। सो यूनिट में यहाँ पर दिखाया गया इन मिलियन यूनिट। 1950 एंड 1951 की बात करें तो 129,
देखो 1950 1951 ये मतलब कौन सा ईयर हुआ, ये हुआ हमारे आज़ादी के टाइम का ईयर, मतलब हम आज़ाद हुए थे 1947 में। सो उसी के आसपास का ये ईयर है, राइट। अब उसके बाद फिर 1990 एंड 91 का रेशियो आप देखो, 129 से 157 कितना इंक्रीज हो गया जो कल्टीवेबल लैंड एरिया था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे आप आगे आते जाएंगे वैसे वैसे आपको देखो इतना ज़्यादा जो है इंक्रीज नहीं देखने को मिलेगा लैंड एरिया का, जो कल्टीवेशन एरिया है। रीज़न ये है कि देखो सारा का सारा एरिया ना हम सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं यूज़ कर सकते ना, हमें भी तो रहना है, हमें भी तो अकोमोडेट करना है, राइट। इस हमारे अलावा, इसके अलावा कुछ पार्ट माइनिंग के लिए छोड़ना पड़ता है, कुछ पार्ट फैक्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करने के लिए छोड़ना पड़ता है, कुछ पार्ट इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश करने के छोड़ना पड़ता है। सो ऐसे बहुत सारे तरीक़ों से लैंड को यूज़ किया जाता है, राइट। सो यहाँ पर आप बस एक बार ये थोड़ा सा अपनी एक बार यहाँ पर थोड़ा नज़र मार लेना, इसे आपको पता होना चाहिए कि कितना कितना एरिया जो है वो कल्टीवेबल लैंड के तौर पर यूज़ किया जाता है। और अब जो हमने ये टेबल में पढ़ा उसी को यहाँ पर ग्राफ के तौर पर दिखाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि और कौन से अदर वेज हैं जिससे जो प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज़ किया जा सकता है सेम लैंड पर। क्योंकि हमारा जो टाइटल था, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका टाइटल ही क्या है, इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। सो फर्स्ट हमने इसका जो आंसर देखा वो है मल्टीपल क्रॉपिंग, कि यस सेम लैंड पर एक से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस टेक्निक मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग करने से प्रोडक्शन इंक्रीज होता है सेम लैंड पर और एक से ज़्यादा फसल उग जाती है। अब मल्टीपल क्रॉपिंग के अलावा और कौन सा तरीका है जिससे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सकता है? दूसरा तरीका है यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, फार्मिंग मेथड को यूज़ करना, राइट। आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जो मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स है उसको यूज़ किया जाता है फॉर हायर यील्ड। यील्ड क्या होता है? यील्ड होता है जो उपज होती है या जो प्रोडक्शन होता है वो पर हेक्टेयर कितना होता है, और उस पर हेक्टेयर में उस उपज का या उस प्रोडक्शन का कितना प्रॉफिट है उसे हम यील्ड कहते हैं। अगर हायर यील्ड चाहिए तो इसके लिए मल्टीपल क्रॉपिंग होनी चाहिए, साथ ही साथ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स या फिर मेथड्स होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर यील्ड को मेजर कैसे करते हैं वो बताया गया है कि यील्ड इज मेजर्ड एज क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। मतलब कि जो गिवन पीस ऑफ लैंड है उस पर हर एक सिंगल सीजन में कितनी क्रॉप्स ग्रो हो रही है उसी के मेजरमेंट को कहा जाता है यील्ड। देखो जैसे कि ये गिवन पीस ऑफ लैंड है, इस पर हर एक सिंगल सीजन में, चाहे वो समर हो, रेनी सीजन हो, विंटर सीजन हो, हर एक सिंगल सीजन में यहाँ पर कितनी क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रही है एंड पर हेक्टेयर उस उपज का कितना बेनिफिट है, उसे क्या कहते हैं, उसे यील्ड कहते हैं। 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। 1960s के जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ एक्चुअली में, उसके बाद ना बहुत सारी चीज़ें बदल गई थी। कल्टीवेशन का तरीका बदल गया था, सीड्स को यूज़ करने का तरीका बदल गया था, अलग अलग वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज़ किया जाता था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले की अगर हम बात करें, लाइक when we talk about till the mid 1960s, इस टाइम पर ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले कल्टीवेशन के लिए ट्रेडिशनल सीड्स को यूज़ किया जाता था। कौन सी सीड्स को? ट्रेडिशनल सीड्स को। अब देखो ट्रेडिशनल सीड्स को यूज़ किया जाता था ना, तो इससे जो यील्ड होता था वो भी लो होता था। एंड ट्रेडिशनल सीड्स के टाइम पर इरिगेशन की भी इतनी आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि ट्रेडिशनल सीड्स ज़्यादा पानी की मांग नहीं करता, इसमें इतनी इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती। एंड यहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो काउ डंग का यूज़ करते थे फर्टिलाइजर्स के तौर पर, या फिर अदर नेचुरल मैन्योर्स का यूज़ करते थे। मैन्योर का मतलब क्या होता है? खाद। काउ डंग का मतलब होता है जो गाय का गोबर होता है, उसका यूज़ किया जाता था फार्मर्स के द्वारा। इन दो चीज़ों को यूज़ करके, लाइक काउ डंग एंड नेचुरल मैन्योर को यूज़ करके वो फर्टिलाइज़र को तैयार करते थे एंड क्रॉप्स में वो डालते थे एंड क्रॉप्स ग्रो होती थी। बट होता ये था कि
जो क्रॉप्स होती जो सीड्स होती थी ना, वो सीड्स ट्रेडिशनल होती थी, एंड ट्रेडिशनल सीड्स की वजह से जो यील्ड है वो भी लो होता था. बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्रॉप्स ग्रो नहीं होती थी. ऑब्वियसली क्रॉप्स ट्रेडिशनल सीड से ग्रो होती थी एक सस्टेनेबल मात्रा में, बट स्लो तरीके से होती थी, काफ़ी स्लो ये प्रोसेस था. एंड ट्रेडिशनल सीड्स को लेकर एंड वैसे भी ट्रेडिशनल सीड्स को जब ग्रो किया जाता था ना, तो फार्मर्स के लिए ये इजीली अवेलेबल चीज़ें होती थी. जैसे कि देखो, इरिगेशन की इसमें ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं, फर्टिलाइज़र के लिए काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर का यूज़ किया जाता था. सो ये जो मैन्योर या काउ डंग है ना, ये इजीली अवेलेबल हो जाते थे इन फार्मर्स के लिए. फार्मर्स को ये सब चीज़ें खरीदनी नहीं पड़ती थी, मतलब जो फर्टिलाइज़र्स होते थे ना, वो खरीदने नहीं पड़ते थे. ये सबसे बड़ा फ़ायदा था उस टाइम पर. बट अगर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद की बात की जाए, सो उस टाइम पर क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, वो हम यहाँ इस पैराग्राफ में जानेंगे. द ग्रीन रेवोल्यूशन इन लेट 1960s इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर्स टू कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज़ ऑफ सीड्स. अब ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद किस तरीके के सीड्स को यूज़ किया जाने लगा? हाई यील्डिंग वेराइटीज़, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ HYVs, इन सीड्स को यूज़ किया जाने लगा टू कल्टीवेट व्हीट एंड राइस, गेहूं और राइस, चावल को उगाने के लिए. आगे का जो पार्ट है ना, उसको पढ़ने से पहले एक बार ग्रीन रेवोल्यूशन को समझो कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों आया, रीज़न क्या था. देखो, पहले क्या होता था, जिस तरीके के सीड्स यूज़ किए जाते थे उनको कहते हैं ट्रेडिशनल सीड्स. ठीक है. अब ये जो ट्रेडिशनल सीड्स थे ना, इनसे जो यील्डिंग होती थी, या ये कह लो जो प्रॉफिट होता था, प्रोडक्शन होता था, वो काफ़ी लो होता था, काफ़ी लो अमाउंट में होता था, राइट. लेकिन इतने लो अमाउंट के प्रोडक्शन में किसी का भी बेनिफिट नहीं था, क्योंकि कंजम्पशन भी तो अच्छी मात्रा में होती है. सो ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया, इसका मेन एम ये था कि जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको एजुकेट किया जाए कि इन ट्रेडिशनल सीड्स को यूज़ करना बंद करें और इनकी बजाय हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ करें. और ये जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, इनको जब यूज़ करेंगे तो इससे जो प्रोडक्शन होगा वो हायर मात्रा में होगा, फूड ग्रेन्स हायर मात्रा में मिलेंगे, एंड जो गिवन लैंड है, मतलब जितनी लिमिटेड लैंड है, उसका यूज़ भी हायर मात्रा में होगा. ठीक है, यही ग्रीन रेवोल्यूशन है. सो HYV सीड्स प्रोमिस्ड टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट. जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो सीड्स हैं HYV सीड्स, इनका यूज़ ही इसलिए किया गया ताकि एक सिंगल प्लांट पर काफ़ी मात्रा में ग्रेन्स का प्रोडक्शन हो सके. और हुआ भी यही. HYV सीड्स से क्या होता है, प्रोडक्शन बहुत अच्छी मात्रा में होता है. ठीक है. As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier. अब अगर हम दोनों का कंपेयर देखें, किसका कंपेयर, कि वो सीड्स जो ट्रेडिशनल सीड्स थी जिनको पहले यूज़ किया जाता था बिफोर, अब आई वो सीड्स HYV जो ग्रीन रेवोल्यूशन में जिनका यूज़ किया गया, मतलब जिस एरा को ग्रीन रेवोल्यूशन एरा कहते हैं, राइट, उस टाइम पर HYV सीड्स को यूज़ किया गया. इन दोनों में अगर हम देखें तो सेम लैंड पर ज़्यादा प्रोडक्शन जो हुआ वो किसकी वजह से हुआ था, HYV सीड्स की वजह से हुआ था, राइट. सो सेम पीस ऑफ लैंड पर अब ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होने लगा, ज़्यादा मात्रा में फूड ग्रेन्स मिलने लगे, और पहले के कंपेयर में दोगुनी या तीगनी कह सकते हो, इससे भी ज़्यादा बल्कि प्रोडक्शन होने लगा था. HYV सीड्स हाउएवर नीडेड प्लेंटी ऑफ वाटर. लेकिन HYV सीड्स को जब बोया जाता है और इनसे क्रॉप्स ग्रो की जाती है तो इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लेंटी ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है. सो इसमें वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है. वेयर एज अगर हम ट्रेडिशनल सीड्स की बात करें तो इसमें वाटर की जो नेसेसिटी होती है वो बहुत कम होती है. साथ ही साथ HYV सीड्स में क्या है ना बच्चों, कि इसमें ना केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है. अब देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि इन दोनों का कंपैरिजन अगर हम देखें, एक तरफ ट्रेडिशनल सीड्स और एक तरफ HYV सीड्स, तो देखो HYV सीड्स में भले ही प्रोडक्शन लो होता था, बट यहाँ पर जो इरिगेशन है या जो वाटर है उसकी क्वांटिटी भी लो होती थी.
ठीक है, मतलब ज़्यादा नेसेसिटी नहीं होती थी वाटर की। साथ में अगर हम फर्टिलाइज़र्स की बात करें तो फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करने के लिए नेचुरल चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जैसे कि काऊ डंग का यूज़ किया जाता था, या फिर जो नेचुरल मैन्योर्स हैं, जो खाद हैं, उनको बनाया जाता था, उनका यूज़ किया जाता था। सो नेचुरल फर्टिलाइज़र से क्या होता है ना कि सोइल जो है ना उसकी क्वांटिटी ख़राब नहीं होती, राइट उसकी क्वांटिटी ख़राब नहीं होती। वेयर एज अगर हम HYV सीड्स की बात करें ना, तो यहाँ पर जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो हायर होता है, बट यहाँ पर वाटर की जो नेसेसिटी है या इरिगेशन है वो लार्जर अमाउंट में चाहिए होता है। इसके अलावा यहाँ पर नेचुरल मैन्योर का यूज़ नहीं किया जाता, ना ही काऊ डंग का यूज़ किया जाता है, बल्कि केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है, जो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। और केमिकल फर्टिलाइज़र से क्या होता है, सोइल की क्वांटिटी खराब हो जाती है। सो एक तरफ हम क्या देख रहे हैं, भले ही HYV सीड से यील्डिंग कितनी भी हायर हो, फूड ग्रेन्स कितनी भी लार्जर अमाउंट में हमें मिल रहा हो, लेकिन सोइल की जो क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है, क्योंकि इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। सो यहाँ पर ये जो डायग्राम दिया गया ना, इसको ध्यान से समझो, यहीं पर आपको ये पूरा का पूरा मॉडर्न फार्मिंग मेथड की टेक्निक समझ में आ जाएगी। देखो इसमें HYV सीड्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जो बिल्कुल हाई सीड्स होती हैं जिससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइज़र्स कैसे होते हैं, केमिकल होते हैं, और इनमें ना पेस्टिसाइड्स की बहुत ज़रूरत होती है HYV सीड्स में। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, इसमें कीड़े या इंसेक्ट लगने की बहुत ज़्यादा वो रहती है, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी कीड़े या छोटे छोटे इंसेक्ट ना लगें, इसलिए उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है HYV सीड्स में। तो क्या होता है, वाटर जब चाहिए होता है तो पास में इरिगेशन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, जैसे कि डैम होना चाहिए, पंप सेट होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छे अमाउंट में अवेलेबल होनी चाहिए, कैनल्स होने चाहिए साथ में। एंड इसके अलावा HYV सीड्स को उगाने के लिए एक प्रॉपर मशीनरी होनी चाहिए, राइट। सो इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है, और ट्रैक्टर के लिए, मतलब ट्रैक्टर को चलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डीजल भी चाहिए। सो आप एक तरफ क्या देख रहे हो कि मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक या मेथड से भले ही लार्जर अमाउंट में क्रॉप्स ग्रो होती हैं, बट देखो पैसा कितना खर्च होता है, सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इलेक्ट्रिसिटी, मशीनरी, कितना पैसा खर्च होता है, समझ रहे हो आप। सो आप मेरे ख्याल से अभी बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या है ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड। सो केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है हायर एंड बेस्ट रिजल्ट के लिए। सो हायर यील्डिंग वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि हायर यील्डिंग तभी पॉसिबल है जब हम HYV सीड्स के साथ प्रॉपर मात्रा में वहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल कराएं, केमिकल फर्टिलाइजर्स होने चाहिए, पेस्टिसाइड्स होने चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका हमने एक बेनिफिट के साथ साथ HYV सीड्स का हमने बेनिफिट तो देखा ही, बट हमने इसका नुकसान भी देखा कि HYV सीड से कितने नुकसान भी होते हैं। देखो क्योंकि वाटर ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है तो इसका भी डिप्लेशन देखने को मिलता है। केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड से सॉइल की क्वांटिटी ख़राब हो जाती है, राइट। सो एक तरफ अगर प्रोज हैं तो दूसरी तरफ इसके कॉन्स भी हैं, राइट। एक तरफ बेनिफिट है तो उसके नुकसान भी हैं। फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश were the first to try out the methods of modern farming method in India। देखो ये जो 3 एरिया हैं, पंजाब, हरियाणा एंड जो वेस्टर्न पार्ट है उत्तर प्रदेश का, इन तीनों ही एरिया में सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ किया गया था। सो यहाँ पर फार्मर्स ने क्या किया, ट्यूबवेल्स को सेटअप किया इरिगेशन के लिए, एंड इन्होंने ट्रेडिशनल सीड्स की बजाय HYV सीड्स का यूज़ किया, और केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया, एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया फार्मिंग में। अब हमने यहाँ पर ऊपर क्या देखा था, इन सभी का यूज़ करके ही हम हायर यील्डिंग कर सकते हैं। सो यहाँ के फार्मर्स ने भी इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जिससे हायर यील्डिंग हो सकती है। और कुछ फार्मर्स ऐसे थे जिन्होंने मशीनरी खरीद ली थी, जैसे कि ट्रैक्टर एंड थ्रेशर्स। ट्रैक्टर से क्या होता था, ट्रैक्टर से ना जो प्लोइंग थी वो ईजी होने लगी, राइट। एंड थ्रेशर से हार्वेस्टिंग
फास्टर एंड ईजी होने लगी। देखो ट्रैक्टर से क्या होता था कि बीज बो दिए जाते थे, वेयर एज अगर एक एक ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें, एक एक किसान अगर बीज बोएगा तो सुबह से लेकर रात हो जाएगी, और वही काम ट्रैक्टर से 2 या 3 घंटे में या उससे भी कम घंटे में हो सकता है, राइट। सो जो प्लोइंग थी ना वो ट्रैक्टर से ईजी होने लगी। एंड थ्रेशर्स, ये एक ऐसी मशीन होती है जिसे हार्वेस्टिंग की जाती है, मतलब फसलों को काटा जाता है। सो थ्रेशर से हार्वेस्टिंग भी फास्टर होने लगी, राइट। दे वर रिवॉर्डेड विद हाई यील्डिंग ऑफ व्हीट। सो इसीलिए इन तीनों ही एरियाज में, कौन से एरिया, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पर गेहूं की उपज बहुत ज़्यादा होने लगी थी। यहाँ पर व्हीट की जो यील्ड थी हायर अमाउंट में होने लगी थी, क्योंकि इन्होंने इस मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ किया था। अब पालमपुर की अगर हम बात करें तो पालमपुर में ना दोनों ही तरीकों से, जैसे कि ट्रेडिशनल सीड्स एंड HYV सीड्स, इन दोनों ही तरीकों से जो प्रोडक्शन हुआ था उसका कंपेयर दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पर वीट ग्रो जो की जाती थी ट्रेडिशनल सीड्स के द्वारा, तो वो थी, उसकी जो उपज थी ना ट्रेडिशनल सीड्स के द्वारा वीट की जो उपज थी वो थी 1300 kg पर हेक्टेयर, मतलब 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर। बट HYV सीड्स के द्वारा जो यील्डिंग थी वो 3200 kg हो गई थी पर हेक्टेयर। तो आप देख रहे हो कि कितना इसमें डिफरेंस है। अब ज़्यादा मात्रा में जब वीट ग्रो होने लगा तो फार्मर्स की जो हालात थे वो भी अच्छे होने लगे। देयर वॉज अ लार्जर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। सो वीट की मात्रा जैसे ही इंक्रीज हुई तो फार्मर्स को भी सरप्लस अमाउंट में वीट मिल गया मार्केट्स में बेचने के लिए। और जब फार्मर सरप्लस अमाउंट में मार्केट में वीट को या किसी भी ग्रेन को बेचेंगे, सो फार्मर्स के पास तो पैसा आएगा ही, राइट। उनकी भी जो कंडीशन है वो अच्छी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये वाला पार्ट था, जो टॉपिक हमने आज किया, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद थोड़े बहुत ये क्वेश्चन दे रखे, ये आप लोग पढ़ लेना, राइट। अब जो ये आगे वाला पार्ट है, विल द लैंड सस्टेन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन आप मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़े रहें। मेरे साथ आप टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम इन दोनों पर जुड़ सकते हैं। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। एंड इसी के साथ साथ आपको इसका स्क्रीन पर यूज़र नेम भी दिख रहा होगा। इकोनॉमी के साथ साथ जो 9th क्लास के अदर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि सोशल साइंस के जो अदर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री शुरू हो रखी है, आप हिस्ट्री देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ साथ जो अदर सब्जेक्ट है वो एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।